नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है, कोरियंस गॉट शॉक्ड कि इंडिया में घर घर में सोना है, घर घर में इतने गोल्ड रिजर्व्स है, और जो इंडियंस को वो गरीब समझते थे उन इंडियंस के घर में इतना वेल्थ है। हालांकि हम उनके तरह शो ऑफ नहीं करते, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। बाहरी रूप से वो जो है हमें गरीब समझते हैं, बट जब उन्हें ये स्टेटिस्टिक्स पता चला कि एक एक इंडियन हाउस होल्ड में कितने गोल्ड पोजेस करते हैं, और ये वीडियो जो है उसी का एग्जाम्पल है। वैसे जलने की बदबू भी भरपूर आ रही है कमेंट सेक्शन में। और मजे की बात यह है, जब ये पता चला उनको तो वो टॉपिक डाइवर्ट करने में एकदम एक्सपर्ट है। खुद तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ज्ञान पिल रहे हैं कि इंडिया ये कैसा देश है जहां पे इंसानियत से ज्यादा सोने को ज्यादा अहमियत दिया जाता है। खुद जो है प्लास्टिक के पीछे भाग रहे हैं, बनावटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और इंडिया को ज्ञान दे रहे हैं कि ये कैसा देश है कि सोने को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इस इंसानियत को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोग बेसिकली दो फेस वाले इंसान हैं ज्यादातर। और एक कहावत मैंने पढ़ा था कि जब मैं दो फेस वाले इंसान को, टू फेस्ड वाले इंसान को देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस मुंह पे दोनों फेस जो है, किस फेस के ऊपर झापड़ मारूं। तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो कोरियंस के ऊपर, काफी सारे कोरियंस के ऊपर वो चीज एकदम भरपूर जचती है, क्योंकि ये लोग झट से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। खुद तो बोलते रहते हैं कि इंडिया गरीब देश है, हम अमीर देश है, और जब भी इंडिया की थोड़ी अमीरी दिखती है तो टॉपिक डाइवर्ट करके बोलता है कि ये कैसा देश है कि पैसे के पीछे भाग रहा है, गोल्ड के पीछे भाग रहा है, इंसानियत नहीं है। एनीवेज, इनकी हिपोक्रेसी की दास्तां तो अगर बोलना शुरू करूं तो एंड ही नहीं होगा वो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने इंडी वर्ल्ड के अलावा भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स को भी एस्टैब्लिश किया है। अगर आपको मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई नया चैनल स्टार्ट करना है या फिर मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में पार्टनरशिप करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, और हाल ही में $3000 प्रति औंस ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ती कीमत के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे दुनिया भर में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस, अंतर्राष्ट्रीय हालातों की अस्थिरता, कई देशों के बीच मतभेद और आर्थिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में मंदी आई है, चाहे वो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2011 का यूरोजोन क्राइसिस, सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा है। 2020 की पेंडेमिक, 2022 में यूक्रेन वॉर, 2023 का मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और अब हाल ही में छिड़ी ट्रेड वॉर, इन तमाम अनिश्चित आर्थिक हालातों के बीच लोग सोने की ओर एक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इन सब सिचुएशंस के बीच एक फैक्टर ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है, और वो है भारत। भारत को पारंपरिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर माना जाता रहा है। भले ही 2013 के बाद ये टॉप पोजीशन चाइना ने हासिल कर ली हो, लेकिन भारत आज भी हर साल लगभग 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, जिससे सोने के बाजार में भारी नुकसान होता है। हाल ही में चीन में सोने की खपत में कमी आने के कारण इसने फिर से अपना टॉप पोजीशन खो दिया है। भारत की डिमांड का एक बड़ा हिस्सा आम घरों से आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2017 में भारतीय परिवारों के पास कुल 24,000 से 25,000 टन सोना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी होल्डिंग 8,100 टन से भी ज्यादा है, और दुनिया के 12 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स में से 9 बैंक के गोल्ड होल्डिंग्स को एक साथ जोड़े भी दे तो भी ये उससे ज्यादा है। अगर हाल ही के मार्केट प्राइस यानी एक ट्रॉली सोना $3000 के हिसाब से इसका प्राइस निकाला जाए तो ये सोना लगभग 2 अरब 500 करोड़ या फिर कोरियन करेंसी में 3,539 अरब वॉन के बराबर होता है। जब दुनिया भर में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भी भारत में गोल्ड की खरीदारी में कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो आखिर भारतीयों को सोने से इतना प्यार क्यों है, और कितना प्यार है? नमस्ते, मेरा नाम है सुंगवन ली, और आज हम नजदीक से देखेंगे भारत और सोने के इस खास रिश्ते को। 안녕하세요. 저는 이승원이고요. 오늘은 सोना दुनिया भर में एक बेहद कीमती धातु माना जाता है। 금은 세계 प्राचीन समय से ही ये शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है, और एक समय तो ऐसा था जब इसे कॉइन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये सबसे पारंपरिक और विश्व भर में सेफ एसेट माना जाता है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमेशा बनी रहती है। लेकिन शायद ही कोई देश ऐसा होगा
जहां सोने से इतना गहरा लगाव हो जितना कि भारत में है। और इस लगाव के पीछे कई कारण हैं, जिसे उनका रिलीजन, कल्चर और नीति भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक रीजंस की वजह से भारत में करीब 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और हिंदू धर्म में सोने को बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल सोना देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। इसीलिए भारत के लोग मानते हैं कि अगर वे सोना खरीदते हैं तो उन्हें लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा और इससे उनके घर में समृद्धि आएगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सोना खरीदने के लिए कुछ खास दिन ही खरीदे जाते हैं, जो विशेष रूप से शुभ होते हैं। यानी सिर्फ सोना खरीदना ही नहीं, बल्कि उसे सही समय पर खरीदना भी बहुत मायने रखता है। उदाहरण के तौर पर पुष्य नक्षत्र और मकर संक्रांति, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे शुभ दिन माना जाता है सोना खरीदने के लिए। इसके अलावा दशहरा और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स, जो भगवान की पूजा के दिन होते हैं, ये दिन सोना खरीदने के लिए शुभ माने जाते हैं। इन सब में सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दिवाली, जो विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है। दिवाली एक 5 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, जो हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का पहला दिन, जिसे धनतेरस कहते हैं, उसे साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है सोना खरीदने के लिए। इसी दिन अकेले भारत में कई टन सोने की बिक्री होती है। पिछले साल धनतेरस के दिन अकेले करीब 20 से 25 टन सोने की बिक्री हुई थी। हालांकि भारत में सोने की लोकल प्राइस साल दर साल 30% बढ़ गई थी, फिर भी बिक्री में सिर्फ 5% की कमी आई। अप्रैल में आने वाला अक्षय तृतीया भी सोना खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस पीक सीजन में ही लगभग 20 टन सोने की बिक्री होती है। और क्योंकि ये त्योहार और शुभ अवसर लगभग हर महीने आते रहते हैं, इसलिए पूरे साल ऐसे कोई खास वजह नहीं बचता जिसमें सोना न खरीदा जाए। भारत की करीब 60% ग्रामीण आबादी आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रही है और इसका सीधा असर गोल्ड कंजम्पशन पर भी पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गांवों की बड़ी आबादी का सोने की खपत से क्या लेना देना है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो बैंक, एटीएम और दूसरी आर्थिक मदद पाना अक्सर मुश्किल होता है। इसी वजह से सोने में निवेश करने का रुझान तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे ही लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा आता है, वे सबसे पहले सोना खरीदकर घर में जमा कर लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में सोने की कुल खपत का करीब 60% हिस्सा सिर्फ ग्रामीण इलाकों से आता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि मानसून के बाद भारत में सोने की खपत में जबरदस्त उछाल देखा जाता है। मानसून के दौरान अगर बारिश अच्छी होती है, खेतों में फसलें बेहतर होती हैं और इसी के साथ ग्रामीणों की आमदनी भी बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई आमदनी का सबसे सीधा असर देखने को मिलता है सोने की खरीद में। कुछ रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि अगर बारिश में सिर्फ 1% का इजाफा होता है तो गोल्ड डिमांड में लगभग 5% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भारत में एक ऐसा ट्रेडिशन बन चुका है जहां लोगों को जब भी मौका मिलता है वो सोना खरीद ही लेते हैं। इसी वजह से भारत में आर्थिक हालात चाहे जैसे भी हों, गोल्ड की खपत लगभग एक स्थिर स्तर पर बनी रहती है। एक रिसर्च पेपर में तो यहाँ तक कहा गया है कि इंडिया की करीब 70% गोल्ड खपत पर न तो कीमतों का असर पड़ता है और न ही आर्थिक हालातों का। जहाँ एक और धार्मिक कारण साफ तौर पर जिम्मेदार हैं, वहीं एक और वजह है जो शायद इससे भी बड़ी है, और वो है शादी। या आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी वजह है। दुनिया में सोने की कीमत निर्धारित करने वाली संस्था LBM के अनुसार भारतीय अपनी शादियों के लिए 20 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक सोना खरीदते हैं और हर साल ऐसी 10 से 20 मिलियन शादियां होती हैं। इसलिए हर साल सोने और चांदी की खरीद का पैमाना 7.2 अरब डॉलर या 10 ट्रिलियन वन बताया जाता है। असल में भारत में बिकने वाले आधे से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी के ऑर्डर सिर्फ शादियों के लिए होते हैं। इसी वजह से भारत का वेडिंग सीजन ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया की गोल्ड मार्केट की नजरें यहाँ की खरीद पर टिकी होती हैं। भारत में सोना और चांदी शादी का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी शान होते हैं। सोना नहीं तो शादी नहीं, नो गोल्ड नो वेडिंग। ये बात अब कोई मजाक नहीं बल्कि एक कहावत बन चुकी है। 대목이기도 합니다. 금은 인도 결혼식의 필수품이나 다름없죠. No gold, no. जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसके पीछे कल्चरल और रिलीजियस दोनों ही कारण हैं।
हजारों सालों से रस्मों में सोने का उपयोग एक परंपरा बन चुका है। इसके साथ ही शादी एक ऐसा अवसर होता है जहां परिवार अपना रुतबा, स्टेटस और अपने पैसों का शो ऑफ भी करते हैं। चलिए इसे जानबूझकर भव्य और चमकदार बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दहेज की परंपरा के कारण भी दुल्हन के परिवार पर सोना इकट्ठा करके दहेज में देने का दबाव बना रहता है। भारत में जिसे दहेज या डाउरी कहा जाता है, उसकी शुरुआत इस सोच से हुई थी कि जब बेटी ससुराल जाए तो उसे सोना देकर उसकी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जमीन जायदाद जैसी संपत्ति की विरासत का अधिकार ट्रेडिशनली बेटों को ही दिया जाता था, इसलिए बेटियों को सिर्फ सोना ही दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये एक मजबूरी और बोझ बनता गया, दहेज प्रथा एक बुराई का रूप ले चुकी थी। इसी वजह से भारत सरकार ने 1961 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसे कानूनी रूप से समाप्त किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत ये है कि आज भी 90% शादियों में पैसों का लेन देन होता है। दबाव इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ 2017 से 2022 के बीच दिए जाने वाले गोल्ड की कमी के कारण अब तक 35,000 से ज्यादा मौतों की खबरें सामने आई हैं। असल में भारत में एक कहावत प्रचलित है, सोने की बचत जन्म के साथ शुरू हो जानी चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। एक 20 साल की विकास और शोध रिपोर्ट में एक वाकई चौंकाने वाला रिसर्च रिजल्ट सामने आया। जैसे जैसे सोने की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे न्यूबॉर्न बेबीज की मृत्यु दर भी बढ़ती है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति देखकर भविष्य की चिंता में अबॉर्शन तक करवा लेते हैं। यहाँ से हमें ये साफ नजर आता है कि सांस्कृतिक दबाव कितनी गहरी और गंभीर भूमिका निभाता है और इसका एक व्यक्ति के जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है। और यही दबाव सोना खरीदने पर लोगों को मजबूर करता है। भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक साधारण धातु नहीं, बल्कि यह एक आदत, परंपरा और यहाँ तक कि धार्मिक अस्तित्व बन चुका है। हर उम्र, हर वर्ग और हर समाज के लोग यह मानते हुए सोना खरीदते हैं कि सोना और ज्यादा सोना खींचता है। इंडियन गोल्ड पॉलिसी सेंटर (IGC) के अनुसार भारतवासी अपनी कुल आय में से 18% सोने में निवेश करते हैं, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो। लेकिन क्या ये सोने के प्रति प्यार बहुत ज्यादा हो गया? भारतीयों का सोने के प्रति अत्यधिक प्रेम अचानक कुछ बदलाव लेकर आया। भारत जो एक विकास के रास्ते पर था, वर्ष 2012 में भारत ने वर्तमान खाते में सबसे बड़ी आय कमी को करंट अकाउंट डेफिसिट दर्ज किया। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खपत को मुख्य कारण के रूप में पहचाना गया। वास्तव में कुछ हद तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। भारत सोने का नेट इंपोर्टर था, जहां सालाना गोल्ड रिजर्व 1% से भी कम था, जबकि इसके इंपोर्ट अत्यधिक थे। तेल के बाद भारत सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। 2010 में भी सोने का इंपोर्ट 1000 टन से ज्यादा था। ये वही समय था जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सोने की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थीं। उस समय भारत की सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और कड़े नीतियां लागू की, जिससे कि सोने की खरीद कम हो जाए। सोने पर इंपोर्ट टैक्स जनवरी 2012 में 2% से बढ़ाकर अगस्त 2013 में 10% कर दिया गया और फिर अगले महीने सितंबर में इसे 15% तक बढ़ा दिया गया। साथ ही 8020 रूल भी लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि इम्पोर्टेड पैसों का 20% हिस्सा फिर से निर्यात किया जाना चाहिए। लेकिन क्या भारतीयों ने वाकई सोने का उपभोग उसी तरह किया जैसा सरकार ने इरादा किया था? जब नीति लागू की गई तो सोने की खरीदारी पर दबाव कम हुआ और करंट अकाउंट बैलेंस में कुछ हद तक सुधार हुआ। लेकिन इसके साथ ही तस्करी और अनअकाउंटेड इनकम भी बढ़ने लगी। उस समय के इंडस्ट्री सोर्स के अनुसार टैरिफ बढ़ने के बाद हर दिन लगभग 700 किलो सोना तस्करी किया जाता था। मार्च 2013 से अप्रैल 2014 तक, जब पूरे तरीके से आयात प्रतिबंध लागू किए गए, तस्करी में लगभग 300% की वृद्धि हुई, जो सालाना 150 से 200 टन तक पहुंच गई। इंडियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि पिछले 20 सालों में तस्करी इस हद तक नहीं बढ़ी थी। 2013 और 2014 की पहले महीने में जब्त किए गए सोने की कीमत पिछले पूरे साल के मुकाबले 3 गुना थी और उस दौरान तस्करी के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी। कुछ साल बाद एक घटना ऐसी घटी जिसने भारतीयों के सोने के प्रति प्यार को और भी बढ़ा दिया। यह 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई करेंसी रिफॉर्म थी। करेंसी रिफॉर्म का उद्देश्य भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करना था और इसका मुख्य उद्देश्य था मौजूदा ज्यादा कीमत वाले नोटों को समाप्त करना। इसका उद्देश्य था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जो पैसा घूम रहा था
उसे सिस्टम में लाया जाए और केवल तभी उसका वैल्यू होता जब उसे बैंक में जमा किया जाए या नए नोटों के साथ बदला जाए। यह सरकार के लिए एक आवश्यक कदम था, क्योंकि उस समय इलीगल अंडरग्राउंड मनी का आकार भारत की जीडीपी का 20% तक अनुमान लगाया गया था। एक्सपर्ट्स ने इसे उस समय एक साहसिक और क्रांतिकारी नीति के रूप में बताया। 경제 규모가 인도 GDP हालांकि समस्या यह थी कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जो उस समय उसे होने वाले पैसों में 85% थे। इसके अलावा उस समय जिस रेट से इन नोट्स को बदला जा रहा था, उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। भारत पहले से ही एक कैश बेस्ड अर्थव्यवस्था था और आसानी से मिलने वाले नोटों के कमी के कारण खपत में गिरावट आई। स्वाभाविक रूप से सोने का बाजार भी प्रभावित हुआ और एक समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत गिर गई। जब एक बहुत आसानी से चलने वाली करेंसी अचानक बेकार हो गई, तो भारतीयों के बीच यह सोच तेजी से फैल गई कि किसी भी चीज की स्थायी कीमत नहीं होती। नोटों की कीमत बदल सकती है, लेकिन सोने की कीमत नहीं जाती। खास तौर पर अमीर लोग, यानी वो लोग जिन्होंने घरों में कैश जमा कर रखा था, उन्होंने बैंक में जमा करने से पहले ही अपनी पुरानी करेंसी को सोने में बदलना ज्यादा सही समझा। उस समय की रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषणा होते ही सोने की खरीदारी में तेज उछाल आया, जिससे लोकल मार्केट में प्रीमियम रेट पर सोना बेचा गया। इसके बावजूद स्टॉक जल्दी खत्म हो गया और कई ज्वेलर्स को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। कहीं न कहीं सोने की अजेयता की कहानी सच साबित हो गई। भारतीय घरों में जमा 25,000 टन सोना और चांदी इन तमाम कारणों का नतीजा है। अगर इसकी कीमत लगाया जाए तो ये भारत की जीडीपी का लगभग 40% के बराबर होगा। ऑक्सफोर्ड गोल्ड ग्रुप के अनुसार भारत के पास मौजूद सोना दुनिया के कुल सोने का लगभग 11% है। हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा पुराना है, इसलिए संभावना है कि अब यह प्रतिशत और बढ़ गया हो। वहीं दूसरी ओर भारतीय सरकार लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जमा कीमती संपत्ति को कैसे अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए। इस दिशा में 2015 में लागू की गई गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड सिक्योरिटाइजेशन जैसी नीतियां प्रमुख उदाहरण हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप बैंक में सोना जमा करते हैं तो उस पर ब्याज मिलता है। जब यह स्कीम शुरू हुई थी, उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के असर की वजह से सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही थी, इसलिए यह पॉलिसी काफी सराही गई थी। असल में सोने पर ब्याज पाने के लिए लोग गोल्ड बॉन्ड्स को हाथों हाथ खरीद रहे थे, क्योंकि उस वक्त सोने की कीमतें गिर रही थीं। लेकिन फिर एक के बाद एक अचानक घटनाएं हुईं। कोविड-19, यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की वापसी जैसे राजनीतिक तूफान, जिससे सोने की कीमतें आसमान छूने लगीं। उसी दौरान महंगाई भी बढ़ गई और इससे सरकार को जो ब्याज चुकाना था वो बर्फ के गोले की तरह बढ़ता चला गया। इंडियन इकोनॉमिक डेली के अनुसार फरवरी 2025 तक भारतीय सरकार ने 132 टन सोने के खिलाफ कर्ज उठाया है। अगर इसे हम रुपए में बैठ तो ये लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए होते हैं, या कोरियन करेंसी में 20 ट्रिलियन वॉन। 2025 तक आते आते इन सब के बावजूद भारत में सोने की खरीदारी लगातार तेजी से जारी है। खासकर पिछले साल जुलाई में 6% का इजाफा और साल की दूसरी 6 महीने में आई डिमांड के चलते भारत की गोल्ड डिमांड ने पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2023 में 761 टन से बढ़कर 2024 में यह 802 टन तक पहुंचने की उम्मीद है और इस साल यह 700 से 800 टन के बीच रहेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ट्रेजरी में सोने का अनुपात बढ़ा रहा है ताकि लिक्विडिटी को सुरक्षित किया जा सके। हाल ही में केंद्रीय बैंक के भंडार में सोने का स्टॉक बढ़कर 800 टन हो गया, जो कि एक हाई रिकॉर्ड है और यह राष्ट्र सुरक्षा को और बढ़ा रहा है, क्योंकि यह लोगों को विश्वास दिलाता है कि उनके संपत्ति सुरक्षित हैं। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर होती जा रही है, सोने की अजेयता का मिथ लंबे समय तक कायम रहने की संभावना है। भारतीयों का सोने के प्रति असाधारण प्रेम हजारों वर्षों से सहेजे गए धार्मिक और सांस्कृतिक मापदंडों पर जीवित है। इसमें राजनीतिक तत्वों को जोड़ने से सोने का मिथ और भी मजबूत हो गया है। भारत सरकार के लिए, जिसे अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है, यह एक ऐसा हालात है जो उसकी चिंताओं को और गहरा करेगा। भारतीयों का सोने के प्रति ये प्रेम कितने समय तक रहेगा? 도모해야 하는 인도 정부 सबसे पहले बुल्सा ने लिखा है कि इस तरह की निवेश कल्चर हमारे देश से बेहतर है। बेकार अपार्टमेंट्स राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बढ़ाते, लेकिन देश का सोना वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ाता है। उसके बाद चैंट्रिप ने लिखा है कि सोने को पसंद करने का कल्चर भविष्य में एक बड़ी संपत्ति होगा
और भारत जहां हर घर में सोना है उसका भरपूर लाभ उठाएगा। उसके बाद हयोन किम ने लिखा है कि नैरेटर की आवाज सुनने में बहुत सहज और अच्छी है। वैसे मुझे नहीं पता था कि भारत को सोना इतना पसंद है। हमारे देश की करेंसी तो गिरती जा रही है, अब तो डॉलर और सोना दोनों ही और महंगे होंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम लोग भी इंडियन से कुछ सीखो, क्योंकि तुम्हारे देश के सरकार और कॉर्पोरेट्स तुम्हें मेकअप, फैंसी ड्रेसेस, फैंसी बैग्स, ब्रांड के नाम पे तुम्हें लूट रहे हैं। जिन जिन चीजों में तुम्हें खर्चा करा रहा है सारे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, जबकि गोल्ड और ऐसे सारी चीजें जो है इंडियंस एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इतने सक्सेसफुल है। उसके बाद सेमुनजुप ने लिखा है कि शब्दों की डिलीवरी बहुत अच्छी है। ये पहली बार है जब मैंने भारत में सोने की खपत के बारे में जाना। धन्यवाद। उसके बाद द बैटल ऑफ सल्सू ने लिखा है कि स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, सोने की कीमत बढ़ रही है और चीन और भारत सोने को लेकर बड़े खिलाड़ी बनके उभर रहे हैं। उसके बाद किटेल ने लिखा है कि आलोचक सियोंगवॉन ली की आवाज और बोलने का अंदाज भी उतना ही शानदार है जितना भारत का सोने के लिए प्यार। उसके बाद डे लाइट ने लिखा है कि दहेज के डर से बेटियों को गर्भ में ही मार देना यह बहुत दुखद है, यह बहुत बुरी आदत है। इसके बारे में मैं अभी जो बोलूंगा वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ जगह में लड़की वालों के हाथ में कुछ होता भी नहीं है, वहां पे अनफॉर्चुनेट केसेस होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में लड़की वाले भी बहुत सारे एंगल से जो है जिम्मेदार है। और डाउरी एक ऐसी चीज है जहां पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी सफर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डाउरी देते तो है पापा, लड़की के पापा या फिर लड़की के भाई, और अगर नहीं दे पाते हैं तो ससुराल में जाके लड़की के ऊपर अत्याचार होता है। तो लड़का लड़की दोनों ही सफर करते हैं एक्चुअली। तो अगर एक एग्जांपल दूं, अगर किसी कंपनी या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करूं जहां पे आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है और आप अपने मेरिट से वहां पे चांस पाते हैं, तो आपको वहां पे बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन वही जहां पे आप ऐसी किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं या फिर ऐसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं जहां पे जो आपके मेरिट से ऊपर है, तब आपको घूस देना पड़ता है, तब आपको पैसे देना पड़ता है। एंड अनलाइक एलिमनी, गर्ल्स पार्टी एक्चुअली हैव द ऑप्शन कि वो सिलेक्ट ऐसे परिवार को ही सिलेक्ट करे जो कि दहेज ना ले। लेकिन जैसे कि मैंने अभी घूस की बात की, जब लड़की वाले अपने से स्टेटस से ऊपर, अपने से पैसे से ऊपर, अपने से ज्यादा रिच एक ऐसा परिवार चुन लेते हैं जो इनके उनसे ऊपर है, जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, जैसे कि बोला कि मेरिट से ऊपर, अपने हैसियत से ऊपर वाले कोई पार्टी को जब चूज करते हैं लड़की वाले, जिस दिन लड़की के फैमिली, सरकारी जॉब, स्टेटस, फैमिली स्टेटस, ये सब चीजों के पीछे भागना बंद कर दें, एक ऐसे लड़के को चुने जिसकी इनकम लड़की के इनकम से लेवल हो, एक ही लेवल पे हो, उस दिन कई हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम जितना भी कानून क्यों ना हो जाए, ये प्रॉब्लम हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद नास्डैक हाउस बाइंग ने लिखा है कि सोना हो या कुछ और, कुछ सिविक कॉन्शियसनेस डेवलप करो, उसके बिना कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता। उसके बाद नबी किम ने लिखा है कि मैं मध्य पूर्व यूएई में एडेनोसी कंपनी में काम करता हूं। यहां बहुत अधिक संख्या में भारतीय हैं, इंजीनियर, तकनीशियन से लेकर ड्राइवर तक, सब। अगर वे ना हो तो यूएई ही बंद हो जाए। वह हर महीने 6 लाख से 8 लाख वॉन कमाते हैं, और खास बात ये कि उन्हें जब भी सैलरी मिलती है सीधा सोना खरीद लेते हैं और या तो घर भेज देते हैं या खुद रखते हैं। उसके बाद क्यूकेआर ने लिखा है कि ये कैसी अजीब देश है जहां लोग इंसानियत से ज्यादा सोने को अहमियत देते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये लो, प्लास्टिक्स हमें इंसानियत की ज्ञान दे रहे हैं। खुद की पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक चीजों में बेस्ड है, दिन रात मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं कोरियंस, और वो इंडियंस को सोने और इंसानियत के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद एलियोटेड 1908 ने लिखा है कि अगर भारत पूरे देश में सोना जमा करो आंदोलन शुरू कर दे तो ये दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। ये काफी मजेदार होगा। उसके बाद WPO ने लिखा है कि हमें सोने को हीरे जैसा बनाना होगा, नहीं तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। उसके बाद योन्युल पापा ने लिखा है कि अगर इंडिया ने सोने की तरह बिटकॉइन पर ध्यान दे तो ये आसमान छू जाएगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडियंस उतने बड़े बेवकूफ नहीं है, बिटकॉइन आज की आई हुई चीज है और पता नहीं क्या होगा कल, किसी भी टाइम क्रैश भी कर सकता है। बट गोल्ड जो है सदियों पुराना संपद है, ये इसकी वैल्यू आज नहीं है, सदियों से इसकी वैल्यू जो है चली आ रही है। तो कहाँ एक वर्चुअल थिंग जिसके पीछे कोई एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं है बैक करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम गोल्ड जो है एक एक्चुअल रिसोर्स है जिसकी वैल्यू टाइम टेस्टेड है। उसके बाद मिक 2 ने लिखा है कि मीडिया कभी ब्रिक्स की गोल्ड बेस्ड ब्रिक्स करेंसीज पर बात नहीं करता, वो सिर्फ पुरानी सोच और डेटा से ही रिपोर्ट लिखते हैं। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने लिखा है कि अगर इंडिया सोना इकट्ठा करने का अभियान शुरू करें तो भारत को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कैरेट ने लिखा है कि हाल ही में वे कहते थे कि एक ऑन्स सोना और चांदी 31.1 ग्राम था, इसलिए मैंने इसे नेवर पर देखा और यह 28.35 ग्राम था। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि यह 31.1 ग्राम कैसे हो सकता है।
LOL। उसके बाद हॉट वो ने लिखा है कि ट्रंप की अराजकता और अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखकर मुझे याद आता है कि भारतीय कितने चतुर थे। उसके बाद तेमुनली ने लिखा है कि यह डैम रिलीजन ही समस्या है। उसके बाद इजोयू ने लिखा है कि दहेज तो अच्छा है, आज का दिन भी शांत है, सुंदर सुंदर सुंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद यूजर वायो4 ने लिखा है कि यदि जंग हो तो आप रूरल एरियाज पर छापा मारकर अमीर बन सकते हैं। उसके बाद कंट्रीमैन ने लिखा है कि अगर हम भारत, चीन, अमेरिका और रूस से सारा सोना इकट्ठा कर लें तो शायद ये सैकड़ों हजार टन हो जाएगा, और अगर भारत में हिंदू और मुसलमान जंग करने लगे तो धरती में 5 अरब लोग गायब हो जाएंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा, ये कोरियाई का सपना भी उनकी तरह आर्टिफिशियल है जो सच्चाई से कोसों दूर है। हिंदू और मुसलमानों का जंग छोड़ो, तुम तो लोगों की कमी से खुद ही खत्म हो जाओगे। उसके बाद एनजीओ ने लिखा है कि इस समय वेस्टर्न देशों का सोने का बाजार अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन इसमें तेज गिरावट की आशंका है, 5% से भी ज्यादा गिर सकता है। उसके बाद टू मच ने लिखा है कि भारत और चीन सारा सोना चूस रहे हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा, आजा तू भी मेरा चूस ले। उसके बाद फेथ ने लिखा है कि डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन, सुरक्षित संपत्ति, शुद्ध सोने की पट्टी। उसके बाद कुकू ने लिखा है कि यह भी एक ऐसी कहानी है जो रैप डायमंड जैसे किसी विकल्प के आने पर खत्म हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इतना जल्दी आ जाएगा? जिसके रिप्लाई में मैंने कहा, रैप डायमंड आए ना आए, भारतीय दुल्हनें तब भी मंगलसूत्र में सोना ही चाहेंगी। स्टाइल बदल सकता है, आदत नहीं। उसके बाद ऑरेकल ने कमेंट किया है कि भारत में जल्द ही वित्तीय संकट आएगा।